सभी को राम राम जी। सनातन धर्म की जय। जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस 10 सालों के बाद हो रहे हैं और सभी को इंतजार था इलेक्शन हो, इसलिए हम हर कैंडिडेट से आपको मिलवा रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी से है, चाहे वो इंडिपेंडेंट खड़े हैं। मेरे साथ आज गौरव चोपड़ा जी हैं, जिन्होंने कॉरपोरेशन की इलेक्शन में कॉरपोरेशन की इलेक्शन जीती और वहां पर भारतीय जनता पार्टी उस समय सेकंड नंबर पे आई थी। गौरव चोपड़ा जी वहां पर जीत के आए थे। आज गौरव चोपड़ा जी जो है इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। क्या क्या इनकी प्रायोरिटीज हैं, जम्मू वेस्ट से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और किन किन मुद्दों के ऊपर ये जाएंगे। इनका एक सबसे बड़ा इशू है जिसके ऊपर हम लगातार बात कर रहे हैं, वो इशू है जो आज जनरल कैटेगरी की का कोटा कम हो गया है। यानी कि जनरल कैटेगरी का कोटा आज रह गया 34%। हम किसी की रिजर्वेशन के लिए कुछ नहीं बोलते, आप जितना मर्जी दीजिए, लेकिन जनरल कैटेगरी की आपने जो कोटा कम किया है, आज युवा इस पे बहुत परेशान है। और एक युवा नेता है, युवाओं की बात करते हैं, युवाओं के साथ खड़े होते हैं, तो गौरव चोपड़ा जी से हम बात करेंगे कि वो इस जनरल कैटेगरी का जो कोटा कम हुआ है उस पर क्या बात करेंगे अगर ये एमएलए जीत के आते हैं, और इनकी क्या क्या प्रायोरिटीज रहेंगी अपने जम्मू वेस्ट इलाके में। गौरव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। गौरव जी, ये एक बड़ा इशू बना हुआ है, मैं इससे ही शुरू करूंगा। जो ओपन जनरल कैटेगरी के कोटा कम हो गया, 34% रह गया है, तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की भी वायलेशन है, जो उनकी गाइडलाइंस है। कैसे आप समझते हैं कि कितना ये एंटी युवा इस तरह की चीज है? आशीष जी, जय श्री राम। धन्यवाद आपका। और बड़ा गंभीर जो मुद्दा है ये इस वक्त पूरे हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है, युवाओं के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसके ऊपर। और हमने यही मुद्दा रखा है कि हम किसी भी रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हैं। आप जिस जो डिजर्व करता है उसे जो मर्जी दें, हम नहीं कहते इसे खत्म करना चाहिए। लेकिन जो जनरल कैटेगरी के हमारे यूथ हैं, आज वो पिसे जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको दबाया जा रहा है, कहीं पे उनकी सुनवाई नहीं हो रही। आए दिन वो लोग, हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारा यूथ है, वो प्रोटेस्ट करता है। और कभी एग्जाम्स में स्कैंडल हो रहे हैं, कभी कहीं पे स्कैंडल हो रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अगर मैं जम्मू वेस्ट से एमएलए बनकर आऊंगा, मैं सिर्फ जम्मू वेस्ट के बच्चों के लिए नहीं, मैं पूरे जम्मू के लिए, पूरे यूथ के लिए इसके ऊपर फाइट करूंगा। आप जानते हैं कि मैं फाइट करने से पीछे नहीं हटता, मैं प्रोटेस्ट करने से पीछे नहीं हटता, चाहे मेरे को किसी के खिलाफ भी प्रोटेस्ट करना पड़े और जायज डिमांड के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जनरल कैटेगरी के बच्चे खुलकर सामने नहीं आ पाते, और जब वो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन उनके पास होती है, दिन रात वो एक करते हैं, और जब कोटा उनके आगे आता है तो वो बच्चे आज भी बेरोजगार घर में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर उन्होंने अपने इस भाई के ऊपर, कईयों से मैं बड़ा हूंगा, कईयों से मैं छोटा हूंगा, अगर मेरे ऊपर विश्वास किया तो इस लड़ाई में उनके साथ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा और इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो भेदभाव हमारे यूथ के साथ हो रहा है, इसे खत्म करने की कोशिश करूंगा और कर रहूंगा। ये तो रहा एक मुद्दा जो इस समय बड़ा बर्निंग टॉपिक बना हुआ है। इसके अलावा आप इलेक्शन में क्या क्या मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, खास करके आपके जम्मू वेस्ट, और आप जब से लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या क्या आपको इश्यूज लोगों के लग रहे हैं कि जिन पे आपको काम करना पड़ेगा, या पहले की जो भी यहाँ पर एमएलए रहे उन्होंने उन इश्यूज पे काम नहीं किया? आशीष जी, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैं डोर टू डोर जब लोगों के बीच में जा रहा हूं, इतनी गरीबी है। हम लोगों के घर में जाते हैं और जब उनका दरवाजा खोलते हैं, अव्वल तो मैं दूर से ही देख के डर जाता हूं कि ये लोग रहते कैसे। कोई उनकी सुनवाई करने के लिए वहां पे नहीं पहुंचता। हम वोट लेने के लिए तो जाते हैं, लेकिन उनके घर के अंदर झांकते नहीं है कि वो लोग रह रहे कैसे हैं। कोई डेली वेजर रिटायर हो गया, कोई उसका घर है। कोई हमारा ट्रांसपोर्टर है जो अब गाड़ी नहीं चला सकता, वो उसका घर है। कोई हमारा कोरोना के अंदर जिनके जवान बच्चों की डेथ हो गई, कोई कुछ उनका घर है। कुछ घर ऐसे हैं जहां पे सिर्फ हमारी एक विडो माता रहती है, उसका ना आज उसके बच्चे हैं, ना उसके घर सिर के ऊपर उनके घर वाले का, हस्बैंड का जो है वो साया है। इस तरीके से वो लोग रहते हैं। मेरी रूह कांप गई उनके घर देखकर, उनकी मसले सुनकर। पेंशन्स के मसले सबसे ज्यादा हैं। ओल्ड एज पेंशन जो है, जो बंद कर दी। आज आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं अपनी मजबूरी में बच्चे भी अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते, क्योंकि हम लोगों के पास इतने सोर्स नहीं है इनकम के। हमारे जो पे स्केल है जम्मू के अंदर, वो बड़ा कम है। तो
हर एक को बीपीएल कैटेगरी में हम फॉल नहीं करवा सकते या नहीं हो सकते, तो लोगों की पेंशनें बंद होगी। वो 1,000 पेंशन उस बुजुर्ग के लिए, उस माता पिता के लिए दवाई का काम करती है, उससे वो राशन लाते हैं, आज वो बंद कर दी गई। हमारी जो विडो हमारी माताएं हैं, आज उनकी पेंशनें बंद कर दी गई। और एक घर पे में ऐसा गया कि उनके ना घर पे बच्चा है, ना उनका हस्बैंड है। कोरोना के अंदर उनके बेटे की भी डेथ हो गई और उन्होंने हाथ जोड़ के मेरे को बोला कि अगर तू मेरा बच्चा बनेगा तो मेरी पेंशन लाएगा। आप सोचिए कि उस वक्त मेरा क्या हाल हुआ होगा। मैं अभी भी वो चीज बयान करता हूं तो मेरे आंसू आ जाते हैं। हम सोच नहीं सकते कि इतनी गरीबी है, लोग कैसे रहते होंगे। बयान करना बड़ा मुश्किल है आशीष जी। इस चीज को फील करना पड़ेगा, इस जज्बे को फील करना पड़ेगा कि लोग कैसे रहते हैं। हम एक वेव में आके बह जाते हैं, हम असली लीडर को छोड़कर उन लीडर्स के पीछे जाते हैं जो पैराशूट से आते हैं। अगर कोई ग्राउंड लेवल का ग्राउंड वर्कर, अगर एक, मैं कहता हूं एक छोटा जो बचपन से एक पार्टी के लिए काम कर रहा है, लोगों के हित के लिए काम कर रहा है, आज उसके पास गाड़ी नहीं है, आज उसके पास स्कूटर नहीं है, आज उसके पास बाइक नहीं है, उसके बच्चे आज बेरोजगार हैं, ऐसे लीडर को अगर आप लेके आएंगे जो लोगों का दर्द समझ सकता है, जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी समझा, तो आज वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो अगर ऐसे लीडर को हम चुनकर आएंगे जो लोगों का दर्द, जो लोगों के बीच में से पैदा हुआ है, जिसको मालूम है कि एक माँ को पेंशन ना मिले तो क्या हाल होगा, एक भाई घर में, नौजवान भाई जो हमारा घर में बैठा है रोजगार, इतनी क्वालिफिकेशन के बाद बेरोजगार बैठा है, उसका क्या हाल होता होगा, तब जाकर हम जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को चेंज कर सकते हैं। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से आप कॉरपोरेशन में रहे हैं, कॉरपोरेटर रहे हैं, और मुझे याद है जब यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स का बड़ा मसला हुआ था तो आपने वहां पर बड़ा हंगामा किया था कि प्रॉपर्टी टैक्स लगने नहीं देंगे। आज भी कई लोग अपने अपने मैनिफेस्टो में इस चीज को लेकर आ रहे हैं कि हम यहाँ पर नहीं लगने देंगे। प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर आपका क्या कहना है? क्या जम्मू कश्मीर के अंदर अभी ये स्थिति है कि यहाँ के लोग प्रॉपर्टी टैक्स दें, और अगर आप एमएलए बन के आते हैं तो आप इसके ऊपर क्या करें? क्योंकि आपके हाउस ने इस चीज को, इस ऑर्डर को, इस लॉ को नहीं माना था हाउस ने, फिर भी ये कहा जा रहा था कि लगाएंगे। घरों के बाहर प्लेटें लग गई तो लोगों को समझ नहीं आया कि ये प्लेटें किस चीज की हैं, लेकिन प्लेटें ऑटोमेटिकली सबको पता है कि प्रॉपर्टी टैक्स का एक स्टार्टिंग इनिशियल फेज है। देखिए आशीष जी, जब जनरल हाउस की हमारी मीटिंग हुई थी, हमारे मेयर राजेंद्र शर्मा जी थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट रविंदर राणा जी थे, विभूत गुप्ता जी थे, तो हम सब ने कहा था कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए था। और उस वक्त के मेयर बोलते थे कि जो हाउस है वो सुप्रीम है, इसमें जो पास किया जाता है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि उसके बावजूद भी यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जो लोगों के घर के बाहर ये डिजिटल नेम प्लेट्स जो लगा रही हैं, मैंने यहाँ पे भी प्रोटेस्ट किया क्योंकि मेरी एक लिमिटेशन थी अपने वार्ड को लेकर। मैं अपने वार्ड में प्रोटेस्ट करता था और वार्ड और हाउस के अंदर प्रोटेस्ट करता था कि अगर आपको नेम प्लेट लगानी है तो उस नेम प्लेट के अंदर आप लगाएं कि राशन कार्ड होल्डर्स कौन है, घर का मुखिया कौन है, कितने यहाँ पे जीव रहते हैं, उनका नाम आप लिखें, हाउस नंबर कितना है या क्वार्टर नंबर कितना है। लेकिन उससे पहले आपने जो मेजरमेंट घर की करवाई, कंस्ट्रक्शन एरिया आपका कितना है, उसको आपने उसमें डिफाइन किया। तो ये सब प्रॉपर्टी टैक्स का हिस्सा है। अगर प्रॉपर्टी टैक्स हमें अपनी ही प्रॉपर्टी का टैक्स देना है, क्योंकि हम इंदौर का अगर कंपैरिजन करें, हम महाराष्ट्र का कंपैरिजन करें, या और बड़ी स्टेटों का जो बेंगलोर का अगर हम कंपैरिजन करें, हमारा जम्मू कश्मीर इस स्थिति में नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्केल बड़ा कम है। यहाँ गरीब तबका जो है हमारा बहुत ज्यादा है, हमारे बच्चे जो हैं वो बेरोजगार हैं, घर में पूरे परिवार की आमदन मिलाकर 20, 25 या 30 हजार। गौरव जी, एक मेरा सवाल है, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि हम टैक्स नहीं दे लगवाएंगे लेकिन प्लेटें लगा देते हैं। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि हम अगर सरकार में आ गए तो आपकी पुश्तैनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का भी हिसाब किताब लेंगे। जब दो पार्टियां, जो मेन पार्टी हैं, दोनों की ऐसे विचार हों तो क्या उस समय लोगों को एक नया विकल्प देखते हैं या ढूंढना चाहिए? यकीनन आशीष जी, आज लोगों ने 10 साल के बाद जो जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हो रहे हैं, इन 10 सालों में देख लिया कि पॉलिटिकल पार्टीज, किसी को जम्मू के अंदर फायदा होता है और किसी को कश्मीर के अंदर फायदा होता है। सबकी विचारधारा अलग है। जम्मू के लीडर्स की विचारधारा अलग होगी, कश्मीर के लीडर्स की विचारधारा अलग होगी। कश्मीर में जाकर वो कुछ और नारा लगाते हैं, जम्मू में आकर वो कुछ और नारा लगाते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होता है
तो क्यों नहीं पटाखे जलाए जाते पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर? क्यों हम सिटी चौक में ही आप कवर करने के लिए आते हैं और हम वहीं पे जो है वो पटाखे जलाते हैं जब हमारा भारत जीतता है? तो ये विचारधारा की जो लड़ाई है, हमें इसमें यंगस्टर्स को ही आगे आना पड़ेगा। यहाँ टोपोग्राफी इतनी चेंज हो गई, आशीष जी आप अच्छे से जानते हैं कि पुराने जमाने के लोग रहते हैं, घर के हमारे लैंड टाइटल क्लियर नहीं है। हमारे घरों में किसी के पास आज भी 5 कनाल की जमीन होगी, लेकिन बच्चे जो हैं, कुछ हमारे भाई ऑटो चलाते हैं, कुछ हमारे भाई मैटाडोर चलाते हैं, लेकिन उनके पास जमीन के कागज नहीं है। वो कहां से लैंड टाइटल क्यों नहीं उनका क्लियर किया जाता? क्यों उनकी पुश्तैनी जमीन जो उनके बाप दादा के जमाने की चल रही है, हम बात करते हैं कि उसका भी हम टैक्स लगाएंगे। हम टैक्स देने के लिए, हर किस्म के टैक्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो फैसिलिटी तो दें। जब हम अपना घर बनाते हैं, हम सीमेंट लेते हैं, हम जीएसटी लगाते हैं, हम सरिया लेते हैं, हम जीएसटी लेते हैं, हम हर चीज वो जो अपने घर में लगा रहे हैं हम उसका जीएसटी देते हैं, तो हम प्रोटेस्ट क्यों करें? हम अपना टैक्स क्यों दें? टोल प्लाजा के ऊपर लड़ाई लड़ी, उसके ऊपर भी एक जनरल लड़ाई लड़ी गई। तो हर चीज के ऊपर टैक्स लगाने की जो ये बात करते हैं, स्मार्ट मीटर्स की अगर मैं बात करूं, जो खूनी स्मार्ट मीटर्स, जो पुराने मीटर्स थे वो अच्छे थे, आज स्मार्ट मीटर्स लगा दिए। मैंने पहले भी बताया कि पूरे घर की आमदन 20-25 हजार है, 8-8 हजार बिजली का बिल आता है, तो वो कहां से देंगे? अपने बच्चों को एजुकेशन कैसे देंगे? अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? अपने घर में राशन कहां से डालेंगे? ये तमाम मुद्दे जो हैं आज जम्मू कश्मीर में जो हैं, और खास करके जम्मू के अंदर जो है लोगों को तंग कर कर आ रहे हैं। तो इसलिए एक नया विकल्प, एक नई सोच के साथ लोगों को जाना चाहिए, हमारे युवाओं को जाना चाहिए, हमारे उन बुजुर्गों को जाना चाहिए जो एक कट्टर सोच लेकर बैठे हुए हैं, एक वेव में जो है वो बह जाते हैं और उसके बाद वो 5 साल पछताते हैं, जैसे अभी पछता रहे हैं 10 साल से कि हमने किन को चुनकर भेजा, हमारे साथ क्या हो रहा है। जब पिछली सरकारों में भी जो चुनकर आए, क्योंकि उन लीडर्स की एक लिमिटेशंस है, उन्होंने अपनी पार्टी को देखनी है। हमारी कोई लिमिटेशन नहीं है, हमारी वो लिमिटेशन है जो लोगों के हित की बात होगी। उसके लिए मेरे को किसी के भी खिलाफ प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, कहीं पे भी बात करनी पड़ेगी, कोई पार्टी से संन्यास लेना पड़ेगा, कोई पार्टी छोड़नी पड़ेगी। मैं हर चीज वो करूंगा जो मेरे लोगों के, मेरे जम्मू वेस्ट के खास करके लोगों के हित की बात होगी। मैं हर वो चीज करूंगा, क्योंकि मैं करता आया हूं। मैं अगर जनरल हाउस की मीटिंग में प्रोटेस्ट करता हूं, मुझे भीड़ की जरूरत नहीं है, एक अकेला इंसान काफी है। हमने जम्मू नगर निगम के अंदर ताले लगाए, येलो लाइंस के ऊपर ताले लगाए, हमने प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर ताले लगाए, हमने स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ बात की, हमने ओल्ड एज पेंशन के खिलाफ बात की, हमने इनके प्रोटोकॉल्स के खिलाफ बात की, क्योंकि ये प्रोटोकॉल्स में रहते हैं हमेशा। हमने इनके खिलाफ बात की, हर उस मुद्दे के खिलाफ हमने बात की। आशीष जी, सबसे बड़ा मुद्दा बिजली हमारी, पानी हमारा, डैम्स हमारे, इतने बड़े बड़े बिजली के बिल। हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को फैसिलिटी होनी चाहिए थी कि हमारे जो बिजली है वो फ्री होनी चाहिए थी। पंजाब के अंदर डैम्स तो नहीं है, पंजाब के अंदर तो बिजली पैदा होती, या दिल्ली के अंदर बिजली पैदा नहीं होती। हमारी बिजली बाहर के स्टेटों को बेची जाती है, हमें इतने ज्यादा, हमें फ्री करनी चाहिए थी। तो इस तरीके के जो तमाम मुद्दे हैं, हम इसके ऊपर जो है, डेली वेजर्स की अगर मैं बात करूं आशीष जी, डेली वेजर्स की लड़ाई सभी लड़ रहे हैं, लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। डेली वेजर्स आज रिटायर होकर अपने घर पे चले गए, उनके लिए कोई बात नहीं करता, उनकी पेंशन स्कीम के लिए कोई बात नहीं करता। हमारे ड्राइवर कनेक्टर जो भाई हैं, जिनकी एक एज के बाद वो अपनी गाड़ियां नहीं चला सकते, क्योंकि एक ये मैटाडोर एसोसिएशन और बस एसोसिएशन जो थी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। आज आप देखिए उन लोगों का क्या हाल हो रहा है। आज काले ऑटो वाले जो हैं वो बेरोजगार होकर घर पे बैठ गए हैं, वो सब्जियां लगाने के लिए, फड़ियां लगाने के लिए मजबूर हो गए हैं। उन लोगों के लिए कोई, उनके हित की कोई बात नहीं करता। आज जो हमारे ड्राइवर कनेक्टर्स जो भाई हैं, जब वो एक एज के बाद अपने घर पे बैठते हैं, क्यों नहीं उनके बारे में कोई बात करता। आज जो हमारा दरबार मुंह बंद हुआ, उसमें बताया गया कि 200 करोड़ आवन जावन में जो है वो बचता है, लेकिन उससे हमारे घरों में रोजगार आता था, हमारे घर पे किराए पे कमरे लगते थे, उससे हमें आमदन आती थी, हमारे बाजारों में रौनक आती थी, उससे फ्रेश अराइवल भी लोग खरीदते थे, सेल का वेट नहीं करते थे, तो उनके घर में रोजगार आता था। उनकी दुकान में जो बच्चे काम करते थे, हमारे नौजवान साथी काम करते थे, उनके घर में आमदन आती थी। स्टेट लैंड की मैं बात करूं, कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और उसके बाद बोलते हैं कि आत्मनिर्भर भारत। जो बच्चे हमारे आत्मनिर्भर हो रहे थे, जिनके रेस्टोरेंट सीज कर दिए गए स्टेट लैंड सिद्धड़ा के अंदर, इतना खर्चा कर कर लोन लेकर उन बच्चों के रेस्टोरेंट सीज कर दिए, क्यों नहीं जब वो बन रहे थे तब याद आया कि वो स्टेट लैंड है?
क्यों इतना नुकसान उन बच्चों का करवाया? और जब वो आत्मनिर्भर हो रहे थे, वो अकेले आत्मनिर्भर नहीं हो रहे थे। एक ओनर अकेले आत्मनिर्भर नहीं होता, उसके साथ और भी तमाम बच्चे, हमारे जम्मू का यूथ जो है वो वहां पे काम कर रहा था। आपने उनके जो है पेट में जो टांग मारने का काम किया। यहाँ माइनिंग माफिया इतना हावी हो गया, 700 रुपए की, 800 रुपए की रेत और बजरी की ट्राली आती थी, आज वो इतनी महंगी होगी। यहाँ मंदिरों का जो शहर है हमारा, वांशा माफिया का शहर बना दिया। ये तमाम मुद्दे जो हैं, ये लोगों को सोचना पड़ेगा कि इसके खिलाफ कौन बात करता है, कौन नहीं बात करता। एक सबसे बड़ा मुद्दा जो आशीष जी, मैं आपको भी देखता हूं, क्योंकि आप एक डोगरा जर्नलिस्ट के नाम से जाने जाते हैं, एक सनातनीय नाम से जानना चाहते हैं। आज हमें बताएं, डोगरा कल्चर को बढ़ाने के लिए क्या हमें सिर्फ फोक डांस और हमें उनके आर्टिस्ट को सम्मानित करने से क्या हम डोगरों को आगे लेके जा सकते हैं? हम बेसिक बुनियाद जो है, हम उसके लिए क्यों नहीं बात करते? बेसिक बुनियाद जो स्कूलों के अंदर डोगरी को कंपलसरी करना चाहिए, उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। हम बोलते हैं खंड मिटे लोग डोगरे, लेकिन उसके ऊपर बात कोई नहीं करता कि डोगरी जो है वो बच्चों को पढ़ाई जाए। हम पंजाब में जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को पंजाबी आती है, पंजाबी पढ़नी आती है। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से ये शर्त लगाता हूं कि हमारे बच्चों को डोगरी पढ़नी नहीं आती होगी, और हम कोशिश भी नहीं करते। हमारे कई बच्चे बोलते हैं, जब डोगरी में बात करते हैं तो कई लोग बोलते हैं यार हमें शर्म आती है, हम उनको टोक देते हैं, डोगरी जी गाल करता, डोगरी जी गाल करता गया। ऐसी जनरेशन को हम सिखाने की कोशिश नहीं करते। हमें स्कूलों, सरकार को इसके ऊपर इंप्लीमेंट करना चाहिए। और यकीन मानिए, अगर आपका भाई एमएलए बनकर आता है जम्मू वेस्ट से, सबसे पहली लड़ाई ये भी लड़ेंगे कि स्कूलों के अंदर जो है वो डोगरी होनी चाहिए, क्योंकि इसका इंप्रेशन क्या, जब हम लखनपुर से जम्मू कश्मीर के अंदर आते हैं तो एक भी डोगरी कोई बोर्ड हमें जो है वो नजर नहीं आता। पंजाब में, गुजरात में गुजराती नजर आती है, पंजाब में पंजाबी नजर आती है। तो इस तरीके की जो बातें हैं ये हमें इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी। नई सोच को जो है वो हमें आगे लाना बहुत पड़ेगा। अच्छा गौरव चोपड़ा जी, मुझे इनकी आखिरी बात बड़ी अच्छी लगी कि भाई डोगरी लैंग्वेज को हर स्कूल में कंपलसरी करना चाहिए। आज इतनी इतनी फीसें लेते हैं स्कूलों वाले, लेकिन क्या डोगरी पढ़ा रहे हैं? क्या डोगरी इंप्लीमेंट कर रहे हैं? यहां तक कि बच्चों को यह भी नहीं पता होगा कि हमारी डोगरी भाषा की लिपि कौन सी है। मैं, गौरव चोपड़ा जी ने यह बात रखी है, जो मैं इसको भी सपोर्ट करता हूं कि डोगरी लैंग्वेज को सपोर्ट करना है हमें। और सिर्फ सम्मानित करने से या प्रोग्राम में आप सम्मानित कर देते हैं हमारे आर्टिस्टों को, उससे बात नहीं बनेगी। वो आप करिए, लेकिन स्कूलों में ग्राउंड लेवल से डोगरी पढ़वाइए। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद जी। और गौरव चोपड़ा जी हैं जम्मू वेस्ट से कैंडिडेट। आपने इनकी बातें सुनी। इन्होंने ओपन मेरिट को लेकर जो इस समय भेदभाव हो रहा है उसके ऊपर मुख्यतः अपनी बात रखी है। धन्यवाद जी। राम राम।